तो देखो हम लोग आज ये पेपर थर्ड में यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे ना। और मैं बताया था कल यूनिट 5 जो है बेसिकली 3 चैप्टर से मिलके बना है, तो मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ क्योंकि कुछ इसमें फॉर्मूला है, अगर कंबाइन कराऊंगा तो हो नहीं पाएगा ना। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन ही हर चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है प्रतिरोध माध्यम में गति। ठीक है, प्रतिरोध माध्यम में गति। अब ध्यान देना, इसके लिए आपको बेसिकली फॉर्मूला क्या क्या देखना पड़ेगा ना। प्रतिरोध माध्यम में गति यहाँ चैप्टर का नाम है। देखो हम लोग क्या लिखे हैं, एक चीज ये पॉइंट ध्यान रखना ना, क्या दिया है कि अवरोधी, अवरोधी या प्रतिरोधी ना, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, अवरोधी या प्रतिरोधी बल सदैव ऋणात्मक होता है क्योंकि यह सदैव गति का क्या होता करेगा, विरोध करता है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। ध्यान रखना ये पॉइंट। देखो अवरोधी बल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बल जो किसी बल का विरोध करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोधी बल, या क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रतिरोधी बल। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि अवरोधी बल सदैव क्या होता है, ये अवरोधी या प्रतिरोधी बल दोनों का मतलब सेम है, सदैव ऋणात्मक होता है क्योंकि यह सदैव गति का विरोध करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन पे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे। नंबर वन, जब कण ऊर्ध्वाधर रेखा में गिरता है, जब कण क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा में गिरेगा। देखो ऊर्ध्वाधर रेखा में कर क्या है, गिर रहा है। अगर कण ऊर्ध्वाधर रेखा में गिर रहा है तो देखो हम लोग बिंदु ओ से चलना स्टार्ट करेंगे, कुछ टाइम बाद कण कहाँ पर आ जाएगा, पी पर। ठीक है, और कण का मास कितना होगा, एम होगा। और यहाँ पे बिंदु ओ से कितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब कितना दूरी चला, एक्स दूरी। ठीक है, अगर कण का मास एम है तो इसका वेट जो है, भार जो है, क्या होगा, एम जी, जो कि कहाँ पर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे की ओर। ठीक है, तो ये कब होगा बताओ, जब कण को हम लोग ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर फेंक दे, मतलब कण जो है नीचे की ओर गिरता है, उस कंडीशन पे। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन पे अगर देखोगे तो यहाँ पर अवरोधी बल क्या होगा, ध्यान देना, अवरोधी बल का डायरेक्शन हमेशा इसका अपोजिट होगा ना। अवरोधी बल होगा, बल, अवरोधी बल को हम लोग इंडिकेट करेंगे एम के वी से। ठीक है, क्या होता है, एम के वी। तो देखो यहाँ पे इस कंडीशन पे, मतलब जब कण जो है ऊर्ध्वाधर रेखा में गिरता है, मतलब नीचे की ओर आता है, तो उस कंडीशन पे जो हम लोग का गति का समीकरण बनता है, क्या बनता है, एम, दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी माइनस एम के वी होता है ना। अब देखो इसमें एम है ना, एम आप कॉमन ले लो, एम कॉमन लोगे, लेफ्ट साइड के एम से कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी माइनस के वी, ये आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है, यस है ना सर। आपको यहाँ। ओके, अब देखो हम लोग क्या किए, पहला कंडीशन, जब कण क्या है बताओ, ऊर्ध्वाधर पर गिरता है। अब क्या है, जब कण ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर जाता है, तो देखो कण यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना, जब ऊपर जाता है तो इस कंडीशन पे देखो हम लोग कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ओ से। भार तो ऑब्वियसली नीचे की ओर ही लगेगा। ठीक है, कण ऊपर जाए या नीचे, लेकिन भार तो आपका नीचे की ओर रहेगा ना, एम जी। तो देखो यहाँ पे क्या है, ओ पर है, कुछ टाइम बाद कण कहाँ पर पहुंच जा रहा है, पी पर। और पी पर पहुंचने पर ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एस डिस्टेंस ना। तो यहाँ पे मास कितना है, एम है, तो अवरोधी बल कितना होगा, एम के वी। ठीक है, अवरोधी बल कितना होगा, एम के वी। तो देखो इस कंडीशन पे जो गति का समीकरण हम लोग का बनेगा, गति का समीकरण क्या होगा, एम, दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस एम के वी। ठीक है, अब आप क्या करो, m को कॉमन ले लो, m कॉमन लोगे, लेफ्ट राइट से m कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी। ठीक है, माइनस जी माइनस क्या होगा यहाँ पर, के वी हो जाएगा। ये आपका गति का समीकरण कब होगा, जब कण जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाता है, और ये गति का समीकरण क्या होगा, जब कण जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आता है। तो इस कंडीशन पे देखो गति का समीकरण जो है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस के वी, या एम के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा होगा ना। और जब ऊर्ध्वाधर की ओर ऊपर जाता है तो इस कंडीशन पे क्या होगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी माइनस एम के वी अपॉन में डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी ना, बिकॉज हम लोग क्या किए, यहाँ पे एम को कॉमन लेके कैंसिल कर दिए हैं। अब देखो एक वैल्यू यहाँ पे है सीमांत वेग। ठीक है, तो देखो सीमांत वेग के लिए कोई कंडीशन क्या होती है कि सीमांत वेग के लिए त्वरण, और त्वरण अगर आपका डिस्प्लेसमेंट x है तो त्वरण क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि सीमांत वेग के लिए जो त्वरण होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। अब देखो हम लोग नोट लिखे क्या है कि सीमांत वेग, ठीक है, सीमांत वेग तभी प्राप्त होगा जब कण नीचे की ओर गति करता है। एक कंडीशन ध्यान रखना ना, अगर कण ऊपर जा रहा है तो सीमांत वेग नहीं लगेगा ना, अगर कण नीचे की ओर गति कर रहा है उसी कंडीशन पे सीमांत वेग लगेगा। और सीमांत वेग को हम लोग स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं। और इस ये कब लगेगा, जब त्वरण की वैल्यू क्या हो जाए, 0। अगर त्वरण की कोई वैल्यू होगी तो यहाँ पे कभी भी सीमांत वेग नहीं होगा। जब त्वरण की वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, उसी कंडीशन पे आपका सीमांत वेग लगेगा, जिसको हम लोग v से इंडिकेट करेंगे। ठीक है। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, यदि कोई कण, ठीक है ध्यान सुनो, यदि कोई कण ऊर्ध्वाधरता गुरुत्व के अंतर्गत अवरोधी माध्यम जिसका अवरोध वेग के अनुक्रमानुपाती है, जिसका अवरोध वेग क्या है, अवरोध जो है वेग के अनुक्रमानुपाती है। ध्यान देना ना, अवरोध जो है किसके अनुक्रमानुपाती है, वेग के अनुक्रमानुपाती है, गिरता है। अब ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आप देखना कण जो है नीचे की ओर आ रहा है कि ऊपर की ओर। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, गिरता है, मतलब नीचे की ओर आ रहा है। तो आपको क्या बताना है, गति ज्ञात कीजिए जब कण विराम से चलना प्रारंभ करता है। तो हम लोग को गति का समीकरण निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि जब कण जो है विराम से चलना प्रारंभ करता है और जो अवरोध है किसके अनुक्रमानुपाती है, वेग के अनुक्रमानुपाती। तो आपको यहाँ पे गति का समीकरण यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम क्या होगा, जब कण जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, गिर रहा है। तो देखो ये हम लोग बना लिए एक लाइन, ठीक। और कण कहाँ से स्टार्ट करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट करेगा, इस बिंदु से। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओ से। तो ओ बोल दिए। कुछ टाइम बाद कण कहाँ पर पहुंच जाएगा, एक बिंदु पी पर। कितना डिस्प्लेस होगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, और कहाँ पर पहुंच गया, बिंदु पी पर। ठीक है। और इसका भार कितना होगा यहाँ पर, mg, जो कि कहाँ पर होगा, नीचे की डायरेक्शन में। कब, जब कण का मास आपका m होगा ना, और कण के मास को हम लोग m लेके ही चलेंगे। अब देखो अभी भी बताया था कण नीचे की ओर जा रहा है, तो इसके अवरोध बल की दिशा कहाँ पर होगी, ऊपर की ओर, क्योंकि अवरोध बल की दिशा जो होती है ना, कण की दिशा के मतलब कण पे जो बल लग रहा है उसके अपोजिट होगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अवरोधी बल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम के वी से ना। क्या होगा, एम के वी, कितने मास के लिए, सॉरी कितने के लिए, टोटल एम मास के लिए क्या होगा, एम के वी हो जाएगा, टोटल एम मास के लिए ना। तो यूनिट मास के लिए कितना होगा बताओ, अगर एम मास के लिए अवरोधी बल एम के वी है तो यूनिट मास के लिए कितना होगा बताओ। और वो kv/2। kv/2 होगा कि kv होगा, बट m द्रव्यमान के लिए m kv है, तो 1 द्रव्यमान के लिए kv डायरेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या दिया है कि अवरोधी बल जो है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अवरोध जो है वेग के अनुक्रमानुपाती है। अवरोधी मतलब वही अवरोध, मतलब अवरोध बल ना, अवरोध बल किसके अनुक्रमानुपाती है, वेग के। तो हम लोग यहाँ पे लिखे प्रश्नानुसार, या गिवन दैट आपको क्या दिया है कि जो अवरोधी बल है अनुक्रमानुपाती है वेग के। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवरोधी बल इज इक्वल टू हो जाएगा केवी। अवरोधी बल क्या हो जाएगा यहाँ पे, केवी ना। अब क्या लिखा कि मैं मान ले रहा हूँ, माना कि कण का द्रव्यमान m है,
ठीक है, कण के द्रव्यमान को क्या कर रहा हूँ m। देखो अवरोधी बल इकाई के लिए है ना, इकाई द्रव्यमान के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे m द्रव्यमान लेके चले, ठीक है, कण का द्रव्यमान क्या लेके चले m, तब अवरोधी बल कितना होगा? कितना होगा बताओ अवरोधी बल की वैल्यू? केवी। m kV होगा ना, वो तो 1 द्रव्यमान के लिए, इकाई द्रव्यमान के लिए है, और द्रव्यमान m लेके चल रहे हो तो m kV होगा ना, यस सर। m kV। ओके, तो यहाँ पे इस कंडीशन पे गति का समीकरण देखो क्या बनेगा, यहाँ गति का समीकरण, ठीक है, तो गति का समीकरण क्या बनेगा यहाँ पर m, एंड दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम के वी। ठीक है, एम जी माइनस क्या होगा एम के वी। आप क्या करो, एम दो कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस के वी। ठीक है, जी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर के वी हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ध्यान देना, कण जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, और कण क्या है बताओ, विराम से चलना प्रारंभ करता है, और कण जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो इस कंडीशन पे देखो आपका सीमांत वेग लगेगा, दैट मीन्स क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 होगी ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखे सीमांत वेग के लिए, सीमांत वेग के लिए, और आप लोग जानते हो सीमांत वेग के लिए क्या होता है, जो त्वरण है उसकी वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स क्या होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कॉमा जो v है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल V। ठीक है, मतलब उस कंडीशन पे वेग को हम लोग सीमांत वेग को किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल V से इंडिकेट कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे आपका जो समीकरण बनेगा, देन समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रख दो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या करोगे 0 ना, क्योंकि आप लोग सीमांत वेग के लिए कंडीशन कर रहे हैं, तो 0 इज इक्वल टू जी सेम रहेगा माइनस के, स्मॉल v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे कैपिटल V, सीमांत वेग हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे अगर मैं देखूँ तो ट्रांसफर करूंगा वैल्यू को ना, तो देखो के वी इधर आ जाएगा, के एंड दिस इज v इज इक्वल टू जी। तो v की वैल्यू सॉरी k की वैल्यू जो होगी यहाँ पर जी अपॉन में क्या हो जाएगी कैपिटल V, जी अपॉन में कैपिटल V एक के की वैल्यू हो गई ना। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 में k का मान रखने पर, ठीक है, हम लोग क्या करें यहाँ पे, जो समीकरण नंबर 1 है ना इसमें k का मान रख रहे हैं, अगर k का मान इसमें रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस के की वैल्यू क्या है जी अपॉन में v, और यहाँ पे क्या होगा स्मॉल v। ठीक है, ये क्या हो जाएगा स्मॉल v। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में दिस इज डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यस सर। क्या कॉमन होगा जी। जी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V, स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V, और यही क्या हो जाएगा आपका गति का समीकरण है, यही गति का अभीष्ट समीकरण है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर इसका। डन। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट यदि कोई कण ना, यदि कोई कण
ऊर्ध्वाधरता गुरुत्व के अंतर्गत, ठीक है, यदि कोई कण ऊर्ध्वाधरता गुरुत्व के अंतर्गत एक अवरोधी माध्यम में जिसका अवरोध वेग, ठीक है, अवरोध जो है वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वहां पे क्या था बताओ, अवरोध बल जो था वेग के अनुक्रमानुपाती था, यहाँ पे वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, में गिरता है। यहाँ भी सेम कण क्या है, नीचे की ओर गिर रहा है। तो गति का समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब गति ज्ञात करना है जबकि कण विराम से चलना प्रारंभ करता है। दोनों क्वेश्चन सेम था, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम था। बस क्वेश्चन में डिफरेंस है कि वहां पे वेग के अनुक्रमानुपाती है और यहाँ पे वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। डायग्राम तो यहाँ पे सेम बनेगा, तो डायग्राम को हम लोग यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, देखो सेम बनेगा डायग्राम, क्योंकि उसमें भी ऊपर से नीचे की ओर गति हो रही थी और यहाँ भी सेम गति हो रही है ना। कण का द्रव्यमान हम लोग क्या मान के चलेंगे, m। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे गिवन दैट आपके पास यहाँ जो वैल्यू दिया है कि अवरोधी बल, अवरोधी बल जो है अनुक्रमानुपाती वेग के वर्ग के, तो यहाँ पे लिखे वेग का स्क्वायर, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे अवरोधी बल इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, k, और वेग v है तो v का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब क्या होगा, माना कि कण का द्रव्यमान m है, कण का द्रव्यमान m है, ठीक है। हम लोग क्या ज्यूम किए कि जो कण है उसका द्रव्यमान क्या है, m है। अगर कण का द्रव्यमान m है तो उस कंडीशन पे अवरोधी बल क्या होगा, तब अवरोधी बल ना, देखो यूनिट द्रव्यमान के लिए अवरोधी बल कितना है, kv स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर m द्रव्यमान है तो इसके लिए क्या होगा, m k v का स्क्वायर, ठीक है। क्या बन जाएगा, m k v का स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ तक आ जाएगा तो हम लोग गति के समीकरण में जाएंगे, तो क्या लिखोगे, अतः गति का समीकरण, और गति के समीकरण को जब यहाँ पे डिस्कस करोगे तो गति का समीकरण आपका बनेगा m, एंड दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम के, और ये हो जाएगा v का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ से m कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है। क्या बचेगा, g माइनस दिस इज के वी का स्क्वायर, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो देखो यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर। ओके। अब क्या करोगे, यहाँ पे सेम कंडीशन सीमांत वेग के लिए, और सीमांत वेग के लिए हम लोग जानते हैं त्वरण की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सीमांत वेग के लिए हम लोग जानते हैं सीमांत वेग के लिए त्वरण की वैल्यू 0 होती है, मतलब क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। और तो v को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे कैपिटल V, सीमांत वेग को डिनोट करें ना। तब हम लोग समीकरण नंबर 1 से जाएंगे, समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर की जगह में 0 रखोगे, g माइनस दिस इज k, एंड हियर वैल्यू इज कैपिटल V का स्क्वायर, ओके। अब क्या करोगे आप, इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या होगा यहाँ पे k v, ओके। तो देन यहाँ से आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, g अपॉन में v का स्क्वायर, कैपिटल V का स्क्वायर, ये g की वैल्यू हो गई ना। अब g की वैल्यू को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में k का मान रखने पर,
एक के की वैल्यू मिली है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में के का मान रखने पर, अगर के का मान रखोगे तो देखो आपका इक्वेशन क्या था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में दिस इज डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस के जगह में आप रखोगे जी अपॉन में वी स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, वी का स्क्वायर। ठीक है, तो देन क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में दिस इज डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, वन माइनस यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन में दिस इज वी स्क्वायर, और यही होगा आपका गति का समीकरण। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यही गति का अभिष्ट समीकरण है, यही गति का अभिष्ट समीकरण है। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका भी। Okay. चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना। देखो एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कर लेना ना। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कण कैपिटल वी वेग से, ध्यान सुनना क्या दिया, एक कण कैपिटल वी वेग से एक चिकने क्षैतिज समतल पर, अब देखो यहाँ पे ऊर्ध्वाधरता और या नीचे से ऊपर नहीं जा रहा बल्कि क्षैतिज समतल पर ना, तो क्या दिया है कि एक कण कैपिटल वी वेग से एक चिकने क्षैतिज समतल पर ऐसे माध्यम में प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रति इकाई संहति पर, प्रति इकाई संहति मतलब वही प्रति इकाई द्रव्यमान, संहति मतलब द्रव्यमान होता है ना, संहति पर प्रतिरोध के है, प्रतिरोध क्या है, के इंटू वेग है, मतलब केवी है ना। अब देखो प्रति इकाई पर वेग कितना दिया है, अवरोध कितना दिया है, केवी, तो एम द्रव्यमान पर वेग कितना होगा, एम के एम के भी ना। तो देखना ये नहीं है ना, के मतलब यहाँ पे वेग को इंडिकेट नहीं कर रहा, के इंटू वेग दिया है, मतलब के और ब्रैकेट में वेग दिया मतलब के इंटू वेग है ना। तो आपको बताना है, दर्शाइए कि टी समय पश्चात कण का वेग स्मॉल वी, कण का वेग कितना हो जाएगा टी समय बाद, स्मॉल वी, और इस समय चली गई दूरी एस निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। आपको बताना है कि जो वेग है टी समय पश्चात का वेग ना, ये आपका क्या है बताओ, स्टार्टिंग वेग कैपिटल वी है। ठीक है, आपको बताना है कि टी समय पश्चात इसका वेग जो स्मॉल v है ना, क्या होगा, कैपिटल V ई रेस टू माइनस के टी है, तथा चली गई दूरी s इक्वल टू क्या है, कैपिटल V अपॉन में k, और यहाँ पे 1 माइनस ई रेस टू के टी है। क्लियर है क्वेश्चन? देखो यहाँ पे हम लोग क्या कि डायग्राम बनानी, देखो कण जो है क्षैतिज में चल रहा है ना, कहाँ से, ओ से इस साइड चलेगा, किसी टाइम कहीं ना कहीं जाके कण कुछ दूरी चलेगा जिसको मैं क्या मान लिया, पी पर पहुंचता है, और पी पर पहुंचने में कितना, ओ से कितना दूरी चला है, एक्स दूरी। ठीक है, तो अवरोधी बल आपका क्या होगा, एम द्रव्यमान के लिए अगर कण का देखो यहाँ पे वेग आपका v है ना, और अवरोधी बल क्या हो जाएगा बताओ, अगर द्रव्यमान कण का m है तो देखो इकाई का वेग कितना था, इकाई का जो अवरोधी बल कितना था, केवी, तो एम द्रव्यमान के लिए कितना होगा, एम के वी। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या लिखे, दिया है, क्या दिया है कि प्रति इकाई संहति पर अवरोधी बल, मतलब प्रति इकाई द्रव्यमान पर अवरोधी बल ना, संहति मतलब द्रव्यमान होता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो क्या दिया है कि प्रति इकाई संहति पर अवरोधी बल जिसकी वैल्यू क्या है, के इंटू वेग, तो के इंटू वेग लिखा, तो देयरफॉर एम द्रव्यमान के लिए अवरोधी बल, तो एम द्रव्यमान के लिए अवरोधी बल कितना बनेगा, एम के वी बनेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कि इसके लिए गति का समीकरण निकाले, तो गति का समीकरण इसके लिए क्या बनेगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम के वी ना। अब ध्यान दो यहाँ पे हम लोग माइनस एम जी नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम जी तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज कण जो है क्षैतिज में गति कर रहा है, और एम जी कब लगता है, जब ऊपर या नीचे साइड गति करता। ठीक है, तो यहाँ पे एम जी नहीं मिला, तो गति का समीकरण आपका क्या बनेगा, क्षैतिज के लिए एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम के वी। देखो यहाँ इस पॉइंट तक क्लियर है सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो हम लोग क्या किए, यहाँ से दोनों तरफ से m को कैंसिल कर दिए। जब m को दोनों तरफ से कैंसिल करोगे तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, और राइट साइड क्या बचेगा, माइनस के वी हो जाएगा। ठीक है, माइनस के वी, स्मॉल वी है ना। अब देखो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी टी, और यहाँ पे क्या होगा डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, लिख सकते हैं बिकॉज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर है, तो डी बाई डी टी डी एक्स अपॉन में डी टी लिख दिए, और यहाँ पे लिखे माइनस के वी हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस के वी। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको डी डी एक्स अपॉन में डी टी का मतलब क्या होता है, वेग, वेलोसिटी होता है ना। डी एक्स अपॉन में डी टी, अगर एक्स दूरी चल रहा है तो उसका टी के समय सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो वेग मिल जाएगा, तो मतलब क्या होगा, डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या होगा, माइनस के वी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ अरेंज करेंगे, दिस इज डी वी अपॉन में क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू माइनस के डी टी हो जाएगा। ठीक है, अरेंज कर लिए, v वाले को एक तरफ और जो बाकी कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक तरफ। अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर तो हम लोग जानते हैं कि 1 में x का समाकलन क्या होता है, log x, तो 1 में v का v के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, log v ना, तो यहाँ पे मैं लिखा log v। ठीक है, क्या हो जाएगा, log v, और यहाँ पे देखो t के सापेक्ष करोगे तो क्या होगा, माइनस के टी प्लस एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, c ना। तो देखो कांस्टेंट को मैं क्या बोल दिया, अच्छा चलो c ही बोल देते, क्या हो जाएगा यहाँ पर c, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो हम लोग प्रारंभ की कंडीशन लेके चलेंगे ना। प्रारंभ में टाइम की वैल्यू तो जीरो होगी, ऑब्वियसली कण की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में टाइम काउंट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। बट क्वेश्चन में कण का वेग, प्रारंभिक वेग कितना दिया है, कैपिटल वी, तो प्रारंभ में कण टाइम की वैल्यू तो जीरो होगी, बट स्मॉल वी क्या बन जाएगा, कैपिटल वी। ठीक है, स्मॉल वी बनेगा यहाँ पे कैपिटल वी, तो देयरफॉर समीकरण नंबर 1 से आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। आप समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या बनेगा, लॉग स्मॉल v की जगह में क्या रख दोगे, यहाँ पे कैपिटल V इक्वल टू माइनस के, टी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, प्लस क्या होगी c, मतलब क्या होगा यहाँ पे लॉग कैपिटल V इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c। ठीक है, दैट मीन्स c की वैल्यू आपको मिल गई, और c की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर, लॉग v। यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस c के मान को कहाँ पर रखेंगे, इस इक्वेशन में, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 में। तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हो गया सर। ओके, तो देखो हम लोग अब क्या किए, समीकरण नंबर 1 में c का मान रखने पर ठीक है, जब समीकरण नंबर 1 में हम लोग c का मान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड तो log v मिलेगा, log v इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, log कैपिटल v थी ना, जस्ट वेट ना, ये आपका स्मॉल v है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, लेफ्ट साइड वाला जो है स्मॉल v है ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, log v इज इक्वल टू माइनस के टी, और यहाँ पे कैपिटल c की वैल्यू क्या आई थी आपकी, log v, तो हम लोग log v ले लिए ना। अब देखो हम लोग क्या करें, log वाले को एक तरफ अरेंज कर लेते हैं, तो दिस बिकम्स log स्मॉल v माइनस हियर इज log कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाएंगे, और log n माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन में, दैट मीन्स v अपॉन में क्या मिल जाएगा आपको, कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस दिस इज के टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि अगर log बेस e x इक्वल टू वाई होता है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, x इक्वल टू ई डैश टू वाई बनता है ना। तो यहाँ देखो बेस e नहीं है, मतलब e होगा ही, तो देखो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू v अपॉन में v, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर v अपॉन में कैपिटल V इज इक्वल टू ई रेस टू क्या मिलेगा आपको, माइनस के टी। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल v को राइट में ट्रांसफर करोगे कैपिटल V को, तो स्मॉल v की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, कैपिटल V और
ई रेस टू माइनस के टी मिल जाएगा। देखो यहाँ तक कोई डाउट है? No. और देखो पहला पार्ट आपको यही प्रूफ करना था, बताना था कि टी समय पश्चात जो वेग की वैल्यू होगी कैपिटल वी मतलब प्रारंभिक वेग ई रेस टू माइनस के टी होगी। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब आपको देखो क्वेश्चन में और क्या दिया था, और किसकी वैल्यू निकालना है? टी मतलब उसी टी समय पश्चात आपको वेग की वैल्यू निकालनी थी। वेग तो मिल गया आपको, अब क्या बताना है? दूरी चली गई, दूरी की वैल्यू मतलब एस की वैल्यू, और एस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? कैपिटल वी अपॉन में स्मॉल के 1 माइनस ई रेस टू के माइनस के टी आना चाहिए। तो चलो अब हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करते हैं ना। तो देखो आपको यहाँ पे क्या पता है, सिंस, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या किए, v की वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, और v दैट मीन्स स्मॉल v ना, तो स्मॉल v इज इक्वल टू है कैपिटल V ई रेस टू माइनस के टी है। ठीक है, ई रेस टू माइनस के टी। अब देखो कैपिटल V मतलब क्या है? वेग। और वेग क्या होता है बताओ? विस्थापन में परिवर्तन की दर। कितने का विस्थापन हुआ? x का। तो यहाँ पे वेग को क्या लिखोगे? dx अपॉन में dt लिख दोगे। ठीक है, इक्वल टू कैपिटल V, और यहाँ पे ई रेस टू क्या होगा? माइनस के टी। ठीक है, ये dx अपॉन में dt कैसे लिखे, समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके, अब आप क्या करो, यहाँ पे टी वाले को एक तरफ कर लो और बाकी को एक तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा? ये dx बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? कैपिटल V प्रारंभिक वेग है ना, और यहाँ पे क्या होगा? ई रेस टू माइनस के टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? dt। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन। तो लिखिए समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करेंगे तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड का समाकलन क्या होगा? ये देखो है dx है, तो dx का समाकलन क्या मिलेगा आपको? X. इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या है? v तो कांस्टेंट आ जाएगा, ई रेस टू माइनस के टी। इसका समाकलन क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? E raised to minus KT upon में minus K. ई रेस टू माइनस के टी अपॉन में क्या होगा? माइनस के टी का कोफिशिएंट ना, प्लस एक कांस्टेंट हम लोग ऐड करेंगे। अब कांस्टेंट सी तो ऐड कर चुके थे, तो यहाँ पे मैं C1 बोल दिया। इक्वेशन नंबर क्या बोला? 2। अब यहाँ पे हम लोग को C1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कांस्टेंट की वैल्यू। तो देखो हम लोग क्या लिखे, जब t इक्वल टू 0 है। देखो जब t इक्वल टू 0 है मतलब टाइम 0 है, तो उस समय विस्थापन की वैल्यू भी तो 0 होगी ना, तो विस्थापन को भी क्या लेके चला यहाँ पे? 0। तब क्या किया बताओ? समीकरण नंबर 2 से यहाँ से आपको C1 की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? जब t की वैल्यू आप 0 लिखे हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या आई है? 0। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, s के पोजीशन पे 0 इक्वल टू कैपिटल V ई रेस टू, टी के जगह में 0 रखेंगे, पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0 यहाँ पर, अपॉन में क्या होगा? माइनस के, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? C1 ना। तो आपको यहाँ पे क्या मिला? 0 इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन में के, माइनस में हो जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे? C1। तो C1 इक्वल टू क्या मिलेगा? V अपॉन में के। क्लियर है पॉइंट? Yes. Yes, ओके, sir. तो अब इसका मान रख दो समीकरण नंबर 2 में C1 का मान रख दो। C1 का मान रखने पर, अगर समीकरण नंबर 2 में C1 का मान रखोगे, तो देखो समीकरण नंबर 2 क्या था? x इक्वल टू कैपिटल V ई रेस टू माइनस के टी अपॉन में माइनस के, ओके, प्लस C1 की वैल्यू क्या है? कैपिटल V अपॉन में के, कैपिटल V अपॉन में के है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? Yes, sir. Capital V. कैपिटल V और और K. के भी तो दिख रहा है ना। कैपिटल V अपॉन में क्या हो जाएगा? के को कॉमन ले लो। अगर कैपिटल V अपॉन में के को कॉमन लोगे, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? माइनस ई डैश टू माइनस के टी, और यहाँ पे क्या बचेगा? +1। ठीक है, तो देखो
अगर हम लोग x बराबर s लेने पर, क्योंकि x किसको बता रहा है, चली गई दूरी, तो s भी तो दूरी को बता रहा है ना। अगर हम लोग s क्या ले, t समय में चली गई दूरी ना, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ t समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी ना, t समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, s। तो आपको क्या मिल गया बताओ, s इज इक्वल टू, दैट मीन्स t समय में चली गई दूरी इज इक्वल टू v अपॉन में k। पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिख दिया, 1 को पहले लिख दिया, और नेगेटिव वाले टर्म को बाद में, दैट मीन्स माइनस e रेज़ टू माइनस kt को बाद में लिख दिया। तो यही आपका t समय में चली गई दूरी का व्यंजक होगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, नाउ चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। क्योंकि देखो अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यही दो क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं दो क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से कर लेना। और पहला दूसरा क्वेश्चन तो ऐसे ही क्वेश्चन है, बट उसको भी देख लेना, एकदम ईजी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक कण, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, तो दिया है एक m द्रव्यमान का कण ऊर्ध्वाधरता गुरुत्व के अंतर्गत प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। वायु का अवरोध वेग, ठीक है, वायु का अवरोध वेग का m के गुना है, मतलब जो वायु का अवरोध है ना, वेग का m के गुना है, वेग का m के गुना, तो m के दिया है, तो इसका अवरोध कितना हो जाएगा टोटल, m के v हो जाएगा, क्योंकि दिया है कि वेग का m के गुना है ना, तो वेग को अगर हम लोग v से इंडिकेट करते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे अवरोध m के v हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आगे दिया है यदि कैपिटल v सीमांत वेग, कैपिटल v यहाँ पे क्या है, सीमांत वेग है, तथा लैम्डा v प्रारंभिक वेग है। देखो क्वेश्चन में आपको ऑब्वियसली दिया है कि यहाँ पे कैपिटल v जो है सीमांत वेग को इंडिकेट कर रहा है, और लैम्डा कैपिटल v जो है प्रारंभिक वेग को इंडिकेट करता है। तो दर्शाइए कि कण द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, मतलब कण को हम लोग ऊर्ध्वाधरता फेंक रहे हैं ना ऊपर की ओर, तो कण द्वारा प्राप्त जो महत्तम ऊंचाई है क्या होगी, आपको बताना है v स्क्वायर, दैट मीन्स कैपिटल v स्क्वायर अपॉन में g ब्रैकेट ऑफ लैम्डा माइनस लॉग 1 प्लस लैम्डा होगी इसकी वैल्यू ना। तो देखो अब देखो ध्यान दो, हम लोग क्या लिखे, जब कण को ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गति करेगा, ठीक है। अब देखो हाँ एक चीज ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि कण जो है ऊर्ध्वाधरता ऊपर जा रहा है कि नीचे, बस ये दिख रहा है कि ऊर्ध्वाधरता गुरुत्व के अधीन प्रक्षेपित किया जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर के लिए लेके चलेंगे, एक बार नीचे की ओर के लिए। तो अभी हम लोग क्या लिखे, जब कण ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गति करता है पहले ना, अगर मान लो नीचे की ओर गति करता है तो अवरोधी बल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि अवरोधी बल जो है वेग का m के गुना है। तो यहाँ पे वेग अगर v है, स्मॉल v से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, तो अवरोधी बल क्या हो जाएगा, m के v हो जाएगा। ओके, तो गति का समीकरण क्या बनेगा, देखो हम लोग जानते हैं कि जब नीचे की ओर गति करता है तो उस समय गति का समीकरण क्या बनता है, m d स्क्वायर एक्स अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम के वी बनता है, ठीक है। m कॉमन निकाल के कैंसिल करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे m कॉमन हो गया तो दिस इज g माइनस यहाँ पे क्या बचेगा के वी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या किए, सीमांत वेग के लिए गए, तो सीमांत वेग के लिए क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। सीमांत वेग के लिए हम लोग जानते हैं कि त्वरण की वैल्यू 0 होगी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीमांत वेग क्या दिया है, कैपिटल वी, तो मतलब इस समय सीमांत वेग जब लेके चलोगे तो वेग आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल वी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग इस मान को कहाँ पर रखें, समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 में मान रखो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0, तो ये 0 इक्वल टू जी माइनस के और कैपिटल वी हो जाएगा, तो लिखो 0 इक्वल टू जी माइनस के कैपिटल वी हो गया, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कर लो, तो g की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k कैपिटल v, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बताओ, g अपॉन में कैपिटल v हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक?
Yes, sir. ओके। अब देखो, अब हम लोग क्या किए, जब कण जो है ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर गति करता है, अभी हम लोग नीचे की ओर लिखे। अब क्या करता है कि जब कण जो है ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर गति करता है, तो इस समय कुछ नहीं होगा, बस गति का समीकरण चेंज हो जाएगा। और जब ऊपर की ओर गति का समीकरण गति करता है, तो बस कुछ नहीं होता है, जो यहाँ पे mg लिखे थे नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखे, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी माइनस एम के वी होता है। ओके, m निकाल के कॉमन कैंसिल कर दो, तो दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी होगा, माइनस जी माइनस के वी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी माइनस स्मॉल के की वैल्यू रखो, स्मॉल के की वैल्यू क्या है, जी अपॉन में कैपिटल वी, तो जी अपॉन में कैपिटल वी इंटू वी है। दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? Yes, sir. क्या दिख रहा है? Minus G. माइनस जी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, इसको मैं डी अपॉन में डी टी डी एक्स अपॉन में डी टी लिख सकता हूँ, क्योंकि दो बार अवकलन हुआ है, तो एक बार मैं पहले लिख दिया और एक बार बाद में किया हूँ, ठीक है ना? Yes, sir. तो देखो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखे, डी बाई डी टी एंड डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू माइनस जी को कॉमन लिखे तो वन प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, वी अपॉन में कैपिटल वी। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, नाउ देखो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, ध्यान देना। ए क्या था, डी बाई डी टी था, डी बाई डी टी। तो मैं क्या किया, इसको डी बाई डी एक्स कर दिया, ठीक है, ध्यान देना, डी बाई डी टी था, मैं क्या किया, डी बाई डी एक्स। अब देखो, जब यहाँ पे डी बाई सॉरी डी बाई डी टी को आप डी बाई डी एक्स करोगे, तो यहाँ पे डी एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बटा पानों में आपका क्या था, डी टी, तो यहाँ पे डी टी भी कर दिया, ताकि यहाँ पे डी एक्स और डी एक्स कट जाएगा और आपका डी बाई डी टी आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट कैसे किया हूँ? Yes. Yes, sir. मतलब वही dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड कर दिया और dt तो सेम लिखे, ताकि dx से dx कैंसिल हो जाएगा, अगेन आपको d बाई dt मिल जाएगा। ऐसा करने से देखो हम लोग को बेनिफिट क्या मिलेगा कि dx अपॉन में dt को हम लोग क्या बोलते हैं, v। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, v, जिसको मैं क्या लिख दिया, dv अपॉन में dx। अगेन यहाँ पे dx अपॉन में dt है, जिसको मैं क्या लिखूंगा, v। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, dv अपॉन में dx इंटू v इक्वल टू माइनस जी एंड वन प्लस v अपॉन में कैपिटल v। ओके, अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे ध्यान देना, v को पहले लिख दिया और dv अपॉन में ds को बाद में, यहाँ पे और कुछ नहीं किए हैं ना। माइनस जी एलसीएम लिए, एलसीएम कितना होगा, कैपिटल v। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, कैपिटल v प्लस स्मॉल v हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल v प्लस स्मॉल v। तो देन यहाँ पे क्या मिलेगा, v dx अपॉन में dt इक्वल टू माइनस जी अपॉन में v, क्या लिखेंगे, माइनस जी अपॉन में v, और यहाँ पे कैपिटल v प्लस स्मॉल v हो जाएगा। तो देन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, कैपिटल v प्लस v है ना, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। तो v पहले से था और कैपिटल v अपॉन में स्मॉल v आ गया और dv, ठीक है, इक्वल टू, मतलब स्मॉल v वाला हम लोग एक तरफ अरेंज कर लिए, इक्वल टू माइनस जी अपॉन में कैपिटल v बचेगा और यहाँ पे क्या होगा, dx, ठीक है। और कैपिटल v यहाँ पे किसको बता रहा है बताओ, कैपिटल v किसको इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल v यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, dx upon dt को ना। कैपिटल V कहाँ ds अपॉन में dt को इंडिकेट कर रहा हो, तो वेग v ds अपॉन में dt को इंडिकेट कर रहा है। कैपिटल V जो है सीमांत वेग है ना, ठीक है, कैपिटल V जो यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं सीमांत वेग के लिए, क्वेश्चन में ही दिया था। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V प्लस स्मॉल v dv हो गया, इक्वल टू माइनस g अपॉन में कैपिटल V dx हो गया। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या किए, कैपिटल V प्लस कर दिए, कैपिटल V माइनस कर दिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि V और V क्या होगा, कट जाएगा, और ऐसा करने से हम लोग के लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा ना। तो देखो हम लोग प्लस v माइनस v कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए v ऐड किए, v सब्ट्रैक्ट किए और यहाँ पे dv लिखे, इक्वल टू माइनस जी अपॉन में कैपिटल v dx हो जाएगा। अब देखो इस पूरे को हम लोग एक टर्म माने और इसको दूसरा, तो अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल v प्लस स्मॉल v अपॉन में कैपिटल v प्लस स्मॉल v, कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वन,
माइनस कैपिटल वी अपॉन में कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी हो जाएगा और यहाँ पे डी वी इक्वल टू माइनस जी अपॉन में वी हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? ओके, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट किए, दैट मीन्स समाकलन कर रहे हैं, तो 1 का v के रेस्पेक्ट में समाकलन क्या होगा, स्मॉल v हो जाएगा माइनस कैपिटल v को सेम लिखे 1 अपॉन में कैपिटल v प्लस स्मॉल v है, मतलब वही 1 अपॉन में x बन रहा है ना, तो 1 अपॉन में x का समाकलन क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पे लिखे log s के पोजीशन पे क्या था, कैपिटल v प्लस स्मॉल v, इसको लिख लिए इक्वल टू माइनस g अपॉन में v, ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग को किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। तो आपको यहाँ पे पता है कि प्रारंभ में स्टार्टिंग टाइम में यहाँ पे क्या दिया बताओ, x की वैल्यू 0, विस्थापन तो 0 होगा, और क्वेश्चन में देखो आपको क्लियरली मेंशन है कि प्रारंभिक वेग इसका कितना है, लैम्डा कैपिटल v है। तो देखो जब आप प्रारंभ में लेके चल रहे हो तो प्रारंभिक वेग v क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा कैपिटल v। तो हम लोग क्या किए, समीकरण नंबर 3 में इस मान को रखे, तो समीकरण नंबर 3 में मान रखो, v के जगह में स्मॉल v के जगह में क्या आ जाएगा, लैम्डा v माइनस कैपिटल V सेम लिखे, फिर लॉग लिखे, यहाँ पे कैपिटल V लिखे और स्मॉल v के जगह में क्या लिख दिए, लैम्डा कैपिटल V इक्वल टू x की वैल्यू 0 होने के कारण टोटल वैल्यू क्या मिल गई, 0 प्लस क्या लिखे यहाँ पे c। ओके, तो हम लोग लिखे यहाँ पे लैम्डा v माइनस v लॉग, इन दोनों में से कैपिटल V कॉमन था, कैपिटल V को कॉमन लिखे तो 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू c। ठीक है, तो देखो c की वैल्यू मिल गई, इस c की वैल्यू को कहाँ पर रख दो, समीकरण नंबर 3 में, तो लिखे समीकरण नंबर 3 में c का मान रखने पर, जब समीकरण नंबर 3 में c का मान रखोगे तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड v माइनस कैपिटल V एंड लॉग कैपिटल V प्लस V, ये तो सेम रहेगा, इक्वल टू माइनस जी अपॉन में कैपिटल V x रहेगा, ठीक है, प्लस c, और c की वैल्यू टोटल वैल्यू है तो c की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। क्लियर है पॉइंट? अब देखो आपको क्या निकालना है, महत्तम ऊंचाई निकालना है, तो हम लोग गए महत्तम ऊंचाई पर। महत्तम ऊंचाई पर क्या होता है बताओ, वेग की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि महत्तम ऊंचाई के पास जाने पर उसका वेग 0 होगा, तभी तो वस्तु अगेन नीचे की ओर आने लगेगी। तो देखो महत्तम ऊंचाई के लिए कंडीशन क्या होगा कि वेग की वैल्यू 0 हो जाएगी और x क्या हो जाएगा, कैपिटल X जो होगा h हो जाएगा, मतलब ऊंचाई में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रखो v की वैल्यू हम लोग 0 रखे माइनस v, ये तो प्रारंभिक वेग है, सेम रहेगा, लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v की वैल्यू 0 हो जाएगी इक्वल टू माइनस जी अपॉन में v, तो माइनस जी अपॉन में v हो जाएगा, x क्या हो जाएगा h, तो h लिख दिए, प्लस यहाँ पे लैम्डा v लिखे माइनस यहाँ पे कैपिटल V लॉग, यहाँ पे क्या होगा v 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर माइनस v लॉग v हो जाएगा सेम, माइनस जी अपॉन में v हो जाएगा, ठीक है, माइनस जी अपॉन में v h प्लस लैम्डा v हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे एक चीज कि क्या बचेगा यहाँ पर, इसको पहले लिखा ना, प्लस लैम्डा v, ए सिम लिखा, अब देखो यहाँ पे माइनस v, यहाँ पे देखो लॉग, इसको अगर मैं m बोलूं और 1 प्लस लैम्डा को n बोलूं तो यहाँ पे लॉग m इंटू n लग सकता है क्या, बोलो? अगर मैं कैपिटल V को m बोल दूं और 1 प्लस लैम्डा को n बोल दूं तो यहाँ पे m इंटू n लग सकता है ना? यस सर। और log m इंटू n इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n होता है ना? ठीक है, तो देखो यहाँ पे m के पोजीशन पे वैल्यू कैपिटल V है और n के पोजीशन पे वैल्यू 1 प्लस लैम्डा है, और माइनस v तो दोनों के साथ जाएगा ही, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, माइनस v log v माइनस v log 1 प्लस लैम्डा। क्लियर है पॉइंट? ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ना अब देखो हम लोग क्या लिखे, उसी लाइन को लिखे, माइनस वी लॉग वी इज इक्वल टू माइनस वी लॉग वी जो था पहले, देखो माइनस वी लॉग वी था ना, इसको हम लोग सेम लिखे और राइट साइड को भी सेम लिखे, क्या लिखे, माइनस जी अपॉन में कैपिटल वी एच प्लस लैम्डा वी माइनस वी लॉग वी माइनस वी लॉग 1 प्लस लैम्डा, दोनों तरफ से क्या हो गया, माइनस वी लॉग वी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इस नेगेटिव वैल्यू को मैं इधर ले आया, क्योंकि मेरे को h की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो g अपॉन में क्या बन जाएगा, कैपिटल V h इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा कैपिटल V माइनस कैपिटल V लॉग 1 प्लस लैम्डा बच जाएगा। ठीक है, कैपिटल V लॉग 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। अब हम लोग क्या किए, g अपॉन में v लिखे, h लिखे, इक्वल टू
दोनों में से v कॉमन दिख रहा है, कैपिटल V को आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा माइनस log 1 प्लस लैम्डा बचेगा। ठीक है, अब क्या करो बताओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कैपिटल V ऊपर जाएगा, स्मॉल g नीचे आएगा, तो h की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, कैपिटल V का स्क्वायर अपॉन में स्मॉल g, एंड दिस इज लैम्डा माइनस log 1 प्लस लैम्डा, और ये आपको प्रूफ करना था। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो Yes. फिर। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग का ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में बताया था